नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ हम सुनते हैं DEPWD डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। सुलभ न्याय की मांग वाली जनहित याचिका में दिव्यांग व्यक्ति को हस्तक्षेप की अनुमति। दिल्ली बार काउंसिल का चुनाव लड़ने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम राहत, नामांकन फीस में भारी कटौती। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना की शुरुआत। सीतामढ़ी में 14 सेवाकर्मियों से जवाब तलब। दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को 31 जनवरी तक पंजीकरण होगा अनिवार्य। दिल्ली सरकार देगी दिव्यांगजनों को 6,000 रुपए की मासिक सहायता। कंडाघाट में दिव्यांग शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की नींव। सुनेंगे दिव्यांगजनों को नजरअंदाज करती हुई विज्ञापन दुनिया की एक खबर। कर्नाटक में दिव्यांग अधिकारों को नई परिभाषा देने की तैयारी। बिना रैंप और लिफ्ट के गाजियाबाद कलेक्ट्रेट दिव्यांगजनों की पहुंच से बाहर। बंगाल में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं पर सख्त चुनाव प्रक्रिया का बोझ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांगजनों, दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों, महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए न्यायालय परिसरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान करने के साथ ही एक दिव्यांग व्यक्ति को इस याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी दे दी है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने दिव्यांग नरेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि आवेदक एक दिव्यांग व्यक्ति है और न्यायालय परिसरों तक दिव्यांगजनों की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग कर रही हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस हस्तक्षेप पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई, जिसके बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार कर संशोधित पक्षकार सूची दाखिल करने के निर्देश दे दिए। दोस्तों, ये याचिका एक वकील द्वारा दायर की गई, जिसमें मांग की गई है कि हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में महिलाओं, दिव्यांगजनों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों और सीनियर सिटीजन के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें प्रभावी रूप से न्याय तक पहुंच मिल पाए। याचिका में कहा गया है कि कोविड महामारी के बाद मई 2021 में हाईकोर्ट द्वारा एक सुलभता समिति का गठन किया गया था, जिसका के उद्देश्य दिव्यांग वकीलों और वादकारियों को आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इसके बावजूद कई समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। यहाँ पर दिल्ली बार काउंसिल यानी DBC चुनाव में शारीरिक रूप से विकलांग वकीलों को बड़ी राहत मिल रही है। शीर्ष अदालत ने अब कहा है कि चुनाव लड़ने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की नामांकन फीस को 1.25 लाख रुपए से घटाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल ये मामला वकील पंकज सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है। पंकज सिन्हा स्वयं दृष्टिहीन हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 2 प्रमुख मांगे रखी थी। पहली कि दिल्ली की बार काउंसिल के चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की फीस बहुत ज्यादा है, जिसे शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कम किया जाना चाहिए।
वहीं दूसरी मांग में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में शारीरिक रूप से विकलांग वकीलों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ता की पहली मांग को स्वीकार कर लिया और नामांकन शुल्क को घटाकर 15,000 रुपए करने का फैसला लिया। हालांकि याचिकाकर्ता की दूसरी मांग यानी दिल्ली बार काउंसिल में शारीरिक रूप से विकलांग वकीलों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अब भी कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। इस विषय पर आगे विस्तृत बहस होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका के उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को विशेष प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाएं और आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि दिव्यांगजन की देखभाल ये केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सरकार का कर्तव्य है। इस योजना से दिव्यांगजनों को न केवल रोजगार के अवसर मिल पाएंगे, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिल पाएगा। विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ये योजना दिव्यांगजनों के स्तर को सुधारने और मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले से, जहां पर प्रशासन ने 14 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रिपोर्टों के अनुसार इन कर्मचारियों पर अपने कार्यों में लापरवाही और नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दिव्यांगजन और अन्य लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सेवा कर्मियों से पूछा गया है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में निर्धारित कार्यों को पूरा क्यों नहीं किया और लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं क्यों नहीं मिली। अधिकारियों का कहना है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये कदम प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें दिव्यांगजन और कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उनका मानना है कि जवाबदेही तय होने से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और दिव्यांगजनों को समय पर सहायता मिल सकेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं महाराष्ट्र सरकार से, जहां पर दिव्यांगजनों के हित में काम करने वाले सभी संगठनों को 31 जनवरी तक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त एवं विकास महामंडल ने स्पष्ट किया है कि जो संगठन दिव्यांगजनों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य या पुनर्वास से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य दिव्यांगों के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को एकीकृत करना और उनकी गतिविधियों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पंजीकरण से सरकार को ये जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से संगठन किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं और क्षेत्रों में किस तरह की सुधार की आवश्यकता है। रिपोर्टों की माने तो पंजीकरण न कराने वाले संगठनों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का अनुदान का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजन से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी भी सीमित हो जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले संगठनों की जवाबदेही बढ़ेगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में।
याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो
तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि एक सफर वो सब कुछ सिखा सकता है जो सालों तक घर पर रहकर भी नहीं सीखा जा सकता। यही तो मौका लेकर आए हैं राइजिंग स्टार खिलते चेहरे यानी कि RSKC। RSKC अपनी 14वीं रियल वर्ल्ड लर्निंग इनिशिएटिव के तहत फरवरी 2026 में थाईलैंड की 5 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आयोजित कर रही हैं। ये कार्यक्रम खास तौर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों और पहली बार विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए है। यात्रा का मकसद है आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वतंत्रता और नेतृत्व की क्षमता विकसित करना और सहज इंक्लूसिव ट्रैवल का अनुभव लेना। तारीख है 11 से लेकर 15 फरवरी 2026। गंतव्य पटाया और बैंकॉक, थाईलैंड। लागत सिर्फ 24,570, जो कि अत्यधिक रियायती दर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पैकेज में ठहरने, भोजन की सुविधा, वीजा सहायता, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स, गाइडेड अनुभव और पूरा एंड टू एंड सपोर्ट शामिल है। और सबसे अच्छी बात, परिवार और मित्र भी इसी रियायती दर पर साथ जा सकते हैं। RSKC 2019 से ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभागियों को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दुनिया देखने का अवसर दे रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है। जानकारी और पंजीकरण के लिए आज ही संपर्क करें 8527044355। याद रहे 8527044355, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 8527011066 यानी कि 8527011066 पर। दोस्तों, दिल्ली सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत विशेष देखभाल की जरूरत रखने वाले दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि ये राशि उन परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है जहां दिव्यांगजनों की देखभाल के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर उपलब्ध कराना है। रिपोर्टों की माने तो इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे जो दिल्ली के निवासी हैं और जिनके पास वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से उपलब्ध कराई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल दिव्यांगजनों की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देगी। सामाजिक संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिल पाएगी। सुनेंगे द टैन ऐप के बारे में। टैन ऐप नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए शॉपिंग का साथी। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आसान हो सकती है? लेकिन नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए ये मुश्किल भी साबित हो सकता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आ गया है TAN यानी द एक्सेसिबल नेशन ऐप। ये ऐप खास तौर पर नेत्रहीन या लो विजन यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें है स्क्रीन रीडर सपोर्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट, डार्क मोड और आसान नेविगेशन जैसी सुविधाएं। खाद्य सामग्री, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक ही जगह से खरीदा जा सकता है। ये ऐप ONDC स्टोर्स, Amazon और अन्य पार्टनर्स से जुड़ा है। सबसे खास बात, इसे दिव्यांगजनों ने ही डिजाइन और लीड किया है। जल्द ही इसमें फ्लाइट्स, होटल और कैब बुकिंग्स भी जुड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, ये ऐप हमें बताता है कि तकनीक जब संवेदनशीलता से बनाई जाए तो जीवन कितना स्वतंत्र और गरिमापूर्ण हो सकता है। आज ही एंड्रॉइड पर डाउनलोड करें टैन ऐप TAN बाय महावंती सॉल्यूशंस। आईफोन पर मौजूद है द टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस।
सपोर्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 82097350 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं support@buyfromtan.com पर। याद रहे support@buyfromtan.com। दोस्तों, खबर सुनते हैं हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। इस केंद्र का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं और उन्हें समान अवसर देना सरकार की प्राथमिकता है। इस केंद्र में विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल लर्निंग टूल्स और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाएं लागू कर रही है। इस पहल से न केवल दिव्यांगजनों को लाभ मिल पाएगा बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और सम्मान भी बढ़ेगा। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये केंद्र हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में दिव्यांग शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बनेगा। दोस्तों, अब बारी है विज्ञापन दुनिया के बारे में एक रिपोर्ट सुनने की। भारत का विज्ञापन बाजार आज 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, लेकिन इसमें दिव्यांगजनों को शामिल करने की कोशिश बेहद कम दिखाई देती है। एक्सचेंज फॉर मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि विज्ञापन जगत ने अब तक दिव्यांगजनों को मुख्यधारा के उपभोक्ता के रूप में देखा ही नहीं है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये न केवल सामाजिक दृष्टि से गलत है बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ी चूक है। भारत में करोड़ों दिव्यांगजन रहते हैं जिनकी अपनी जरूरतें और खरीद क्षमता है, फिर भी टीवी, डिजिटल और प्रिंट विज्ञापनों में उनकी मौजूदगी लगभग नगण्य है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब दिव्यांगजनों को विज्ञापनों में शामिल किया जाता है तो अक्सर उन्हें सहानुभूति या चैरिटी के नजरिए से दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि वे भी फैशन, तकनीक, शिक्षा और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय उपभोक्ता होते हैं। विज्ञापन उद्योग के नेताओं का मानना है कि दिव्यांगजन को शामिल करने से ब्रांड की विश्वसनीयता और पहुंच दोनों ही बढ़ सकती है। ये केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बड़ा व्यावसायिक अवसर भी है। दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन बिल 2025 का मसौदा जारी किया है। इस बिल के तहत निजी संस्थानों में जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत है, दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार का कहना है कि दिव्यांग अधिकार अब केवल कल्याण या दान का विषय नहीं है बल्कि समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित कानूनी अधिकार है। ये मसौदा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अनुरूप है, लेकिन कर्नाटक राज्य विकलांगता रक्षा समिति ने इसमें कुछ अहम सुझाव दिए हैं। समिति का कहना है कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन कार्यरत है, लेकिन मौजूदा कानून के छूट के कारण उन्हें श्रम कल्याण सुरक्षा से वंचित रहना पड़ता है। समिति के सचिव राधा कृष्ण शास्त्री ने बताया कि बैंकिंग और बीमा क्षेत्र दिव्यांगजनों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ काम अधिकतर विश्लेषणात्मक और प्रशासनिक होता है, लेकिन कानूनी छूट के कारण इन कर्मचारियों को बराबरी का संरक्षण नहीं मिलता। समिति के कार्यकारी निदेशक चंद्रशेखर पुटप्पा ने कहा कि केवल आरक्षण से समानता नहीं आती, अक्सर दिव्यांग कर्मचारियों को निचले स्तर की भूमिकाओं तक सीमित रख दिया जाता है और उन्हें समान पदों पर कार्यरत अन्य कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रस्ताव नीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु वेतन और पदोन्नति से जुड़ी वार्षिक रिपोर्टिंग की व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा दिव्यांगजनों को जो उद्यमिता या स्वरोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक भूखंड और वाणिज्यिक स्थानों में आरक्षण का सुझाव दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल दिव्यांग अधिकारों को नई दिशा दे सकती है, उन्हें समाज में वास्तविक बराबरी दिला सकती है। दोस्तों, खबर सुनते हैं गाजियाबाद कलेक्टरेट भवन की। दिव्यांगजनों और बुजुर्ग नागरिकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है गाजियाबाद कलेक्टरेट भवन। हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार इस इमारत में न तो रैंप है और न ही लिफ्ट की सुविधा। नतीजतन व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं और चलने फिरने में कठिनाई झेल रहे लोगों को सरकारी कामकाज के लिए यहां पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। कलेक्टरेट में रोजाना सैकड़ों लोग अपने दस्तावेज, प्रमाण पत्र और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए आते हैं, लेकिन दिव्यांगजनों को सीढ़ियां चढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार उन्हें जरूरी काम अधूरा छोड़कर लौटना पड़ता है। ये स्थिति उनके अधिकारों का हनन करती है और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी सार्वजनिक भवनों को सुलभ बनाना अनिवार्य है। इसके बावजूद गाजियाबाद कलेक्ट्रेट जैसी अहम इमारत में बुनियादी सुविधाओं का अभाव प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल उठाता है। स्थानिक नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था की जाए ताकि दिव्यांगजन भी बिना किसी बाधा के अपने काम कर सके। ये मुद्दा हमें याद दिलाता है कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब हर नागरिक को बराबरी से सरकार की सेवाओं तक पहुंच मिल पाए। पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया ने दिव्यांग, बुजुर्ग और कमजोर वर्ग के मतदाताओं के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार कई लोग व्हील चेयर, बैसाखी या दूसरों के सहारे लंबी दूरी तय कर रहे हैं ताकि वे ये साबित कर सके कि वे वैध मतदाता हैं। कोलकाता और अन्य जिलों के ब्लॉक कार्यालयों में रोजाना सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग रेंगते हुए, लंगड़ाते हुए या दूसरों की मदद से सफर कर आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें न केवल शारीरिक तकलीफ उठानी पड़ रही है बल्कि रोजगार और आजीविका का नुकसान भी हो रहा है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये स्थिति चुनाव प्रक्रिया की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है। दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था या घर पर सुनवाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वहीं राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद मतदाता अपनी पहचान और अधिकार बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर आवाज की अहमियत है। चुनावी व्यवस्था को सभी के लिए सुलभ बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर ऑफरिंग ऑफ जस्टिस कनेक्ट, जिसमें हम वीकली बेसिस पे शेयर करते हैं डिसेबिलिटी राइट से रिलेटेड जो भी रिसेंट जजमेंट्स आए हों, या तो सुप्रीम कोर्ट के या कोई भी हाई कोर्ट के। जस्टिस कनेक्ट एक मिशन एक्सेसिबिलिटी की ऑफरिंग है टू एनहांस लीगल लिटरेसी अमंगस्ट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज वेल एज द एबल बॉडीड पॉपुलेशन अबाउट द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस हफ्ते हम एक जजमेंट डिस्कस करेंगे जो बॉम्बे हाई कोर्ट का आया है 24 दिसंबर 2025 को। इस केस का नाम है बंडू वर्सेस अकोल तालुक सोसाइटी। ये केस ऐसा है कि द अकोल तालुक सोसाइटी runs, which is a government institution, it runs a college where they had put out an advertisement for the post of assistant professor in political science. 10 vacancies were advertised as part of that, and it was stated in the advertisement that for one out of those vacancies, preference would be given for 2 persons with disabilities. It wasn't stated that reservation उनको मिलेगा ही as a mandate, just that they would be given preference.
Now, this person named Mr. Bandu, who is a physically handicapped, who is a person with a disability, who has a disability of 64%, he applied for this post. And there was another lady named Varsha, who is an OBC candidate but does not have a disability, who also applied for the post. Now, ultimately, what happened is that the respondent institution, उन्होंने वर्षा को सिलेक्ट किया और बंडू को सिलेक्ट नहीं किया। बंडू ने इस चीज को चैलेंज किया महाराष्ट्र SCPD के सामने जाके, ये बोलते हुए कि इसमें कहा गया था कि प्रेफरेंस दिया जाएगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को, इस वजह से ही शुड हैव गॉटन द पोस्ट बिटवीन द टू ऑफ देम एंड वर्षा को देना गलत था। महाराष्ट्र SCPD ने ये होल्डिंग दी, ये 2020 की होल्डिंग है, 30 जनवरी 2020 की, जिसमें ये कहा गया कि वर्षा को जो दिया गया है पोस्ट वो गलत है। कोर्ट ने उसको सेट असाइड, मतलब SCPD महाराष्ट्र ने उसको सेट असाइड कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आप इस पोस्ट को फिर से इशू करिए एक प्रपोजल फॉर एडवर्टाइजिंग द पोस्ट एंड नॉट एडवर्टाइजिंग इट अगेन, बट इस पोस्ट को बंडू के थ्रू फिलअप करने का प्रपोजल फॉरवर्ड करिए। तो इसके बाद उन लोगों ने वर्षा का तो टर्मिनेट कर दिया, बट बंडू को ना देते हुए वो पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दिया रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूशन ने। इस चीज पे दोनों बंडू और वर्षा हाई कोर्ट में आए, ये बोलते हुए बंडू का कि SCPD की रिकमेंडेशन को फॉलो ना करते उन्होंने उठा के वो रिक्रूटमेंट ही पूरा कैंसिल कर दिया, और वर्षा ने ये कहा कि SCPD एक्सीडेड इट्स जुरिस्डिक्शन। कोर्ट ने इस केस में वर्षा के फेवर में जजमेंट दी। उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने RPWD एक्ट के जो प्रोविजंस हैं SCPD के पावर्स से रिलेटेड, जो सेक्शंस 80 to 82 हैं, उनको पेरूज करने के बाद द कोर्ट सेड दैट द SCPD डिड नॉट हैव द पावर टू इशू एन ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड a recruitment process and for डायरेक्टिंग की बंडू को लेना पड़ेगा उसकी जगह। तो ये बोलते हुए उन्होंने कुछ और जजमेंट्स पे रिलाई किया जो SC/ST कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये कहा गया है कि दे कैन नॉट गो इनटू द वैलिडिटी ऑफ अ कास्ट सर्टिफिकेट, या क्या उनके पावर्स हैं। और ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये पावर नहीं है SCPD को कि वो ऐसा डायरेक्शन दे पाए। अब इसमें एक और आर्ग्यूमेंट ये थी पिटिशनर की कि अगर आपने वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल ही कर दिया है तो सेक्शन 34(2) RPWD एक्ट का बोलता है कि अगर वैकेंसियां बची रह जाए एक पर्टिकुलर साइकिल में तो उसको अगले साइकिल में कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो आप जब फिर से पोस्ट एडवर्टाइज करोगे तो इसलिए आपको वो डिसेबिलिटी वाली सीट है तो आपको बंडू को या किसी भी डिसेबल्ड इंसान को ही देनी पड़ेगी। इस चीज को भी कोर्ट ने नहीं माना बिकॉज उन्होंने, और ये गलत रीडिंग है मेरे रिस्पेक्टफुल सबमिशन में कोर्ट की, कि उन्होंने कहा कि 34(2) में कहा गया कि सूटेबल डिसेबल्ड इंसान को पोस्ट दी जाए और वो सूटेबिलिटी वो फिटनेस के बेसिस पे डिटरमाइन की जा सकती है, तो जरूरी नहीं कि डिसेबल्ड को ही दी जाए। ये चीज थोड़ी सी गलत है मेरे हिसाब से। मेरा ये मानना है इस केस में कि जो एडवर्टाइजमेंट है सबसे बड़ी गलती उसी में है। अगर वो 4% रिजर्वेशन के हिसाब से किसी डिसेबल्ड इंसान का बनता है तो उन्होंने एज अ मैंडेट बोलना चाहिए, बिकॉज वो प्रेफरेंस का सवाल नहीं उठता जो स्टैट्यूट में दिया गया है। तो अगर उन्होंने एज अ मैंडेट दिया रहता तो ये कंट्रोवर्सी कभी होती ही नहीं थी। दैट इज द रूट ऑफ द इशू। अगर उनका नहीं मीट हो रहा था 4% तो उन्होंने देना था रिजर्वेशन, अगर हो रहा था तो फिर नहीं देना था। प्रेफरेंस इज नाइदर हियर नॉट देयर। अब जो उन्होंने दिया उसके बाद प्रेफरेंस बोलते हुए फिर SCPD का भी एक्शन गलत है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि अगर एड में ही प्रेफरेंस बोला है तो आप किसी की नॉन डिसेबल्ड की एड को मतलब सिलेक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते ये बोलते हुए, क्योंकि प्रेफरेंस डजंट गिव यू अ राइट टू बी सिलेक्टेड। टू दैट एक्सटेंट द हाई कोर्ट अपीयर्स टू बी करेक्ट, बट 34(2) का जो उनका रीडिंग है कि सूटेबिलिटी मीन्स फिटनेस इज ऑल्सो रिस्पेक्टफुली इनकरेक्ट, बिकॉज अल्टीमेटली आपको देना तो है ही वो डिसेबल्ड इंसान को, तो आप किसी एबल बॉडीड को नहीं दे सकते अगले साइकिल में अगर जेन्युइनली वो एक रिजर्व सीट है।
तो है या नहीं है, इस चीज पे पूरी कंट्रोवर्सी है, और वो एड क्योंकि ठीक से वर्डिंग नहीं हुई थी इस वजह से है। तो अब इस चीज से दो चीजें हमको बाहर निकल के आती हैं। एक तो ये एड में क्लियरली लिखना कि कितनी रिजर्वेशन मिल रही है, किसको मिल रही है, दैट हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, इट कैन नॉट बी वेगली वर्डेड। एंड दूसरा एक और ये एक जजमेंट है जो एक वरीइंग ट्रेंड सामने लाती है कि एसटीपीडीज के ऑर्डर्स को कोर्ट ने सेट असाइड जहां किया है। Now sometimes it is true that disability commissions may also be overzealous, and especially if there is no legal training involved of the person passing the order, they may not know what the scope of their jurisdiction is, and in a bid to ensure कि वो disabled इंसान के साथ नाइंसाफी ना करे, they may not act within the four corners of law. Undoubtedly that does happen sometimes, but at the same time इट कैनॉट बी कि हम कमीशन बना रहे हैं और फिर उनके पावर्स को इतना डाइल्यूट कर रहे हैं कि वो इफेक्टिव ऑर्डर्स ना पास कर सके। तो दिस इज समथिंग विच डज रिक्वायर अ पॉलिसी सोल्यूशन वेयर यू नीड टू गिव देम द पावर टू इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स। भले ही आप ये बोलो कि उनमें जुडिशियल ट्रेनिंग होना मैंडेटरी है, वो एक बार के लिए ठीक है, बट अगर उनके ऑर्डर्स को वैल्यू नहीं दी जाएगी तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर द मूवमेंट। So please do keep listening to our Justice Connect feature every week, and अगर आपके कोई भी queries हैं तो आप हमें call कर सकते हैं every Thursday to Thursday between 5:30 and 6:30 p.m. My number is 9890281068 and my co-founder Amar's number is 9892622230. Thank you. नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस शो में हम सुन चुके हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें और आज का जस्टिस कनेक्ट सेक्शन भी। अब शो में वक्त हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सुनने का। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस सेक्शन के तहत हम सुनते हैं DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आने वाली ऐसी सोशल मीडिया अपडेट्स जो इस हफ्ते सोशल मीडिया पर डिपार्टमेंट द्वारा साझा की गई और इनके माध्यम से कई इनिशिएटिव्स के बारे में, कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में, योजनाओं के बारे में और हाल ही में हुए कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हमसे साझा की गई है। तो आइए सुनते हैं DEPWD के इस हफ्ते के अपडेट्स। अपनी इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE द्वारा केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने की। इस अवसर पर श्री BL वर्मा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्रीमती V विद्यावती, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, डॉक्टर M मथिवेंथन, मंत्री तमिलनाडु सरकार, श्री ET मोहम्मद बशीर, सांसद केरल राज्य सहित विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित रहे। केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की 8वीं बैठक में देश भर से राज्य सरकारों, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बोर्ड के सदस्यों ने सहभागिता की। बैठक के दौरान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों की व्यापक समीक्षा की गई तथा भविष्य में दिव्यांगता के क्षेत्र में और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने एवं इसे अधिक समावेशी बनाने को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, कार्यक्रम की समय की कई तस्वीरें भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई हैं, जिसमें मंच पर बात करते हुए मान्यवर गण और साथ ही साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रीटर भी नजर आते हैं। जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास करते हुए डिपार्टमेंट अगली पोस्ट में लिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कितने तरह की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है? ये ऐतिहासिक कानून समावेश को मजबूत कर रहा है और पूरे देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए बेहतर अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करता है। क्या आपको लगता है कि आपको जवाब पता है? तो इसे कमेंट बॉक्स में बताएं।
दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैसेज के साथ साथ डिपार्टमेंट को 60 से भी अधिक कमेंट्स प्राप्त हुई हैं, जिसमें लगभग सभी में सही जवाब मौजूद है और साथ ही साथ कई लोगों ने चर्चा की शुरुआत भी इसमें की है। इस पोस्ट से जुड़े ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं क्विज टाइम, जिसके नीचे एक लड़का और लड़की बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें लिखा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 और 4 ऑप्शंस हैं A 7, B 21, C 4 और D 10। कई लोगों ने सही जवाब पोस्ट करते हुए लिखा है B 21। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं संवेदनशील सोच से सशक्त समाज आकार लेता है। जब शब्दों में सम्मान हो और व्यवहार में समानता हो, तभी समावेशिता जीवंत होती है। दिव्यांगजनों के लिए दया नहीं, अधिकार और गरिमा आवश्यक है, क्योंकि बराबरी ही सच्ची पहचान होती है। व्हीलचेयर, व्हाइट केन और हियरिंग एड जैसे सहायक उपकरण केवल सुविधा नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। आइए सोच और संस्कार दोनों में समावेशिता को अपनाकर एक समर्थ और संवेदनशील भारत का निर्माण करें। इससे जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं संवेदनशील सोच सशक्त समाज। ये कैसे किया जाए? शब्दों और व्यवहार में सकारात्मकता लाकर, यही समावेशिता की पहली सीढ़ी है। दया नहीं, सम्मान चाहिए। ये कैसे किया जाए? दिव्यांगजनों को सहानुभूति न दिखाए, बराबरी और गरिमा दे। सहायक उपकरण सशक्तिकरण की कुंजी होती है। ये कैसे हासिल हो? व्हीलचेयर, व्हाइट केन या हियरिंग एड ये सिर्फ सहायक उपकरण नहीं, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की पहचान माने जाए। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट बताते हैं BTEH.AID BTEH एड डिजिटल कैटेगरी 2 TD0E16036 एक हल्का, कॉर्डलेस और इस्तेमाल करने में आसान हियरिंग एड है, जिसे हल्के से मध्यम सुनने की समस्या वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। लेटेस्ट SMD और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बना ये कॉम्पैक्ट स्किन कलर BTE डिजाइन में साफ आवाज देता है। इसमें माइक्रोफोन और टेलीकॉइल मोड के लिए एक प्रोग्राम चेंज पुश बटन है और आरामदायक फिटिंग के लिए 3 साइज के सॉफ्ट ईयर टिप्स के साथ आता है। पैकेज में एक यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए कुल 37 बैटरीज शामिल हैं। इससे जुड़े एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं एलिम को। इस ग्राफिक पर डिवाइस का चित्र भी दिया गया है और नीचे लिखा गया है BTE Hearing Aid Digital Category 2 along with 36 batteries TD0E16036. Featherweight, cordless and user-friendly hearing aid suitable for the persons with moderate hearing loss. Based on latest SMD and digital technology, compact, cordless and skin-colored hearing aid. Program change push button for microphone and telecoil mode. BTE hearing aid. Ear tips soft with adapter and tube 3 sizes. User manual and warranty card. Batteries 37 number. आइए अब आगे सुनते हैं विश्व ब्रेल दिवस पर डिपार्टमेंट ने कौन सी पोस्ट साझा की थी। वे इस पोस्ट में लिखते हैं #वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे पर हम सुलभ साक्षरता की शक्ति का जश्न मनाते हैं। जानकारी तक पहुंच पर अवसर की नींव होती है और ब्रेल दृष्टिबाधित लाखों शिक्षार्थियों के लिए वो दरवाजा खोलता है। भारत में समावेशन की दिशा में हर कदम ब्रेल द्वारा निर्देशित होता है। एक नया एकीकृत भारतीय ब्रेल मानक यानी कि भारतीय ब्रेल स्टैंडर्ड वर्ल्ड ब्रेल डे 2025 पर जारी अब 9 लिपियों में डिजिटल और शैक्षिक निरंतरता सुनिश्चित करता है। इस बीच
एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल्स पहल जैसे कार्यक्रम सभी स्तरों के छात्रों के लिए लाखों ब्रेल पेज और अनुकूली संसाधन, बड़े प्रिंट, ऑडियो, स्पर्शनीय तैयार कर रही हैं। हम समर्पित कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों और ब्रेल प्रेस पेशेवरों को भी प्रदर्शित करते हैं। शिक्षकों और ब्रेल प्रेस पेशेवरों को भी प्रशिक्षित करते हैं, जिससे कि ब्रेल साक्षरता को फलने फूलने की क्षमता का निर्माण हो सकता है, जिससे कि ब्रेल साक्षरता फल फूल सकती है। ब्रेल सिर्फ एक सुविधा नहीं, समानता, भागीदारी और गरिमा का एक पुल है। #वर्ल्ड ब्रेल डे, #accessibility for all, #inclusion matters। इसी से जुड़ी एक पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट एक पॉडकास्ट एपिसोड के बारे में बताते हैं। वे लिखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के इस खास मौके पर ब्रेल की शक्ति का जश्न मनाएं। ये छूने की एक भाषा है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए शिक्षा, आजादी और सम्मान के दरवाजे खोलती है। एक जानकारी भरी और प्रेरणादायक बातचीत लेकर आया है, जिसे सुश्री चेतना गोला, प्रोग्राम प्रोड्यूसर NIEPVD ने होस्ट किया है, जो एक समावेशी दुनिया बनाने में ब्रेल के महत्व पर जोर देती है। खास मेहमान श्री रोहित कुमार, ब्रेल इंस्ट्रक्टर NIEPVD, श्री रत्नेश कुमार पटवा, ब्रेल इंस्ट्रक्टर NIEPVD, अपने अनुभवों और विशेषज्ञता के जरिए इस एपिसोड में हमें याद दिलाते हैं कि ब्रेल सिर्फ लिपि नहीं है, समानता और सशक्तिकरण का पुल है। आइए अब हम पहुंच, समावेशन और जागरूकता को बढ़ावा देने का संकल्प लें, क्योंकि जब ज्ञान तक पहुंच आसान होती है तभी संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ इस कार्यक्रम की YouTube लिंक भी डिपार्टमेंट ने साझा की है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। इस सेक्शन तथा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स के तहत मिली जानकारी आशा है कि आपको पसंद आ रही होगी। इसका आप जरूर लाभ उठा रहे होंगे। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बस यहीं तक। जाते जाते सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। सुलभ न्याय की मांग वाली जनहित याचिका में दिव्यांग व्यक्ति को हस्तक्षेप की अनुमति। दिल्ली बार काउंसिल का चुनाव लड़ने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम राहत, नामांकन फीस में भारी कटौती। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना की शुरुआत। सीतामढ़ी में 14 सेवाकर्मियों से जवाब तलब। दिव्यांगता क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों को 31 जनवरी तक पंजीकरण होगा अनिवार्य। दिल्ली सरकार देगी दिव्यांगजनों को 6,000 रुपए की मासिक सहायता। कंडाघाट में दिव्यांग शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र की नींव। सुनेंगे दिव्यांगजनों को नजरअंदाज करती हुई विज्ञापन दुनिया की एक खबर। कर्नाटक में दिव्यांग अधिकारों को नई परिभाषा देने की तैयारी। बिना रैंप और लिफ्ट के गाजियाबाद कलेक्ट्रेट दिव्यांगजनों की पहुंच से बाहर। बंगाल में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं पर सख्त चुनाव